आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसों के बारे में हर व्यक्ति की सोच और व्यवहार अलग-अलग होता है। यह फ़र्क केवल शिक्षा या समझ का नहीं, बल्कि अनुभवों का नतीजा है। हर किसी का अनुभव अलग है। लेखक कहते हैं कि हम जिस दौर, परिवार या माहौल में बड़े होते हैं, वही हमारे वित्तीय निर्णयों को आकार देता है। जिसने 1970 या 80 के दशक में शेयर बाजार का बूम देखा, उसके लिए स्टॉक मार्केट अवसर का प्रतीक है। वही जिसने 2008 की आर्थिक मंदी या डॉट कॉम बबल का नुकसान झेला, उसके लिए वही मार्केट डर और अविश्वास की जगह है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति शेयरों से डरता है तो वह पागल नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तिगत अनुभवों ने उसे ऐसा बना दिया है। पैसा और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। पैसा केवल गणित नहीं है, यह भावनाओं, कहानियों और अनुभवों का मेल है। कुछ लोग बचत को सुरक्षा मानते हैं, कुछ लोग खर्च को जीवन का आनंद समझते हैं, कुछ लोग जोखिम लेने में विश्वास रखते हैं। इन सब का कोई एक सही तरीका नहीं है, सभी ने अपने अपने संदर्भों में सही होते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाम व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग इतिहास से सीखते हैं, लेकिन असलियत में लोग अपने जीवन काल और अनुभवों से सीखते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में महामंदी झेलने वाली पीढ़ी बहुत सावधानी और मितव्ययी रही। वही 1990 और 2000 में तकनीक उछाल देखने वाली पीढ़ी अधिक आशावादी और जोखिम लेने वाली हो गई। इसलिए अगर दो लोग अलग-अलग सलाह देते हैं, कोई बचत करने को कहता है और कोई निवेश करने को, तो दोनों के अनुभव ही उनके राय बना रहे हैं। किसी को दोषी ठहराना सही नहीं। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम दूसरों के निर्णय पर सवाल उठाते हैं। अरे, उसने इतना पैसा स्टॉक में क्यों लगाया, या उसने इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अपने संदर्भ और अनुभव के हिसाब से निर्णय लेता है। जिसने कभी गरीबी नहीं झेली, वह ज़्यादा सुरक्षित रास्ता चुन सकता है। जिसने हमेशा समृद्धि देखी, वह ज़्यादा जोखिम ले सकता है। दोनों गलत नहीं हैं। भावनाएं बनाम तर्क। पैसे के मामले में लोग पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते, बल्कि वे भावनात्मक रूप से उचित फैसले लेते हैं। उदाहरण में देखा जाए, कोई व्यक्ति महंगी बीमा पॉलिसी खरीदता है। गणितीय रूप से यह नुकसान हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से यह उसे सुरक्षा देता है। कोई शेयरों में निवेश से दूर रहता है, क्योंकि उसके माता-पिता ने नुकसान देखा था। भले ही आंकड़े कहते हों कि लंबी अवधि में शेयर अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन उसके लिए यह डर वास्तविक है। दृष्टिकोण की सीमाएं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित होता है, वह पूरी दुनिया का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आप भारत में पढ़े पले बढ़े हैं, तो आपके वित्तीय अनुभव अमेरिका या जापान के व्यक्ति के जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह शहर और गांव में पढ़े बले या बड़े होने वाले लोगों का पैसों को लेकर नजरिया अलग होता है। मूल संदेश। लेखक का कहना है कि जब हम किसी के वित्तीय व्यवहार को गलत या पागलपन कहते हैं, तो दरअसल उनके अनुभवों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हर इंसान अपनी व्यक्तिगत कहानी के आधार पर फैसले करता है। पैसे को समझने के लिए यह मानना जरूरी है कि हर कोई अपने हिसाब से तर्कसंगत है। उदाहरण से समझे, मान लीजिए दो दोस्त हैं। अजय ने 2007 में नौकरी शुरू की और 2008 में मंदी देखी। उसने देखा कि लोग शेयर बाजार में सब कुछ खो बैठते हैं, इसलिए वह अब भी ज़्यादातर पैसा एफडी में और सोने में रखता है। विजय ने 2010 में नौकरी शुरू की और 2014 से 19 तक मार्केट का शानदार दौर देखा। उसके लिए शेयर बाजार कमाई का सबसे अच्छा साधन है। दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या अजय पागल है? नहीं। क्या विजय गलत है? नहीं।
दोनों अपने अपने अनुभव से प्रभावित हैं। अध्याय का निष्कर्ष: कोई भी पागल नहीं होता। हर कोई अपने अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। पैसा व्यक्तिगत है, सिर्फ आंकड़ों और गणनाओं का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, डर और उम्मीदों का भी खेल है। दूसरों को समझने की कोशिश करें। किसी के वित्तीय फैसले का मजाक उड़ाने से पहले यह सोचें कि उसके अनुभव अलग हो सकते हैं। वित्तीय विविधता स्वाभाविक है। अलग अलग लोग अलग अलग रणनीति अपनाएंगे और यह सामान्य है। गहराई से सीख: हमें अपनी वित्तीय यात्रा में यह स्वीकार करना चाहिए कि दूसरों के अनुभव के हमारे जैसे नहीं होंगे। हमें एक ही सही रास्ता खोजने के बजाय अपनी परिस्थितियों के लिए उचित तरीका चुनना चाहिए। और सबसे अहम, वित्तीय सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि व्यवहार और दृष्टिकोण से तय होती है। यही संदेश इस अध्याय में दिया गया है कि पैसे के बारे में सोचते समय किसी को पागल कहना गलत है। हर इंसान अपनी अनोखी कहानी जी रहा है। और हो सकते हैं संतुलन। आइए अब हम अध्याय 2 के बारे में सीखते हैं। अध्याय 2 जो कि किस्मत और जोखिम के बारे में दिया गया है। इसमें लेखक बताते हैं कि वित्तीय सफलता या असफलता केवल मेहनत और काबिलियत पर निर्भर नहीं करती। इसमें किस्मत और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह समझना बेहद ज़रूरी है ताकि हम न तो अपनी सफलता पर घमंड करें और न ही दूसरों की असफलता को पूरी तरह उनकी गलती माने। बिल गेट्स की कहानी, किस्मत का रोल। लेखक बताते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्तियों में से एक हैं। लेखक उनकी सफलता में केवल प्रतिभा नहीं, किस्मत का भी हाथ था। 1968 में गेट्स जिसकी हाई स्कूल लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ उन कुछ गिने चुने स्कूलों में से एक था जहाँ कंप्यूटर टर्मिनल भी उपलब्ध था। उस समय अमेरिका के लाखों स्कूलों में से केवल कुछ ही के पास यह सुविधा थी। गेट्स को कम उम्र में कंप्यूटर का अनुभव मिलना उनकी किस्मत थी, जिसने उनके भविष्य की दिशा बदल दी। अगर वे किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी अलग होती। केंट इवांस की कहानी, जोखिम का पहलू। बिल गेट्स के दोस्त केंट इवांस भी बहुत प्रतिभाशाली थे। गेट्स मानते हैं कि अगर वे जिंदा रहते तो वे भी तकनीक दुनिया में बड़ा नाम बनाते। लेकिन दुर्भाग्य से केंट की 17 साल की उम्र में पर्वतारोहण करते समय मौत हो गई। यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी कितना भी टैलेंट हो, जोखिम और अनहोनी सब बदल सकती है। संदेश: किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता या असफलता को समझते समय हमें दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि किस्मत, आपको अवसर कब और कैसे मिला, और दूसरा जोखिम, कौन सी घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर थीं। दूसरों को जज करना मुश्किल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई सफल है तो वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती होगा, लेकिन असलियत यह नहीं है कि कई बार सही जगह सही समय पर होना ही बड़ा फर्क पैदा करता है। इसी तरह अगर कोई असफल है तो जरूरी नहीं है कि उसने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हों, शायद वह केवल बुरी परिस्थितियों का शिकार हुआ हो। निवेश और जीवन में समानता। यह सिद्धांत केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि निवेश और व्यापार पर भी लागू होता है। 2008 की मंदी ने लाखों मेहनती और ईमानदार लोगों की नौकरियों और बिजनेस छीन लिए। क्या वे सब गलत थे? नहीं, यह जोखिम की वास्तविकता थी। दूसरी तरफ कई उद्यमी ऐसे हैं जो सही समय पर सही विचार लेकर आए और अरबों पैसे कमाए।
लेकिन क्या यह केवल मेहनत से हुआ? नहीं, इसमें किस्मत का भी योगदान था। सफलता को पूरी तरह मेहनत का नतीजा मानना खतरनाक है। अगर हम यह मान लें कि सफलता पूरी तरह हमारी काबिलियत और निर्णयों का नतीजा है, तो हम घमंडी और अति विश्वास हो जाते हैं। इसके उलट अगर हम मान लें कि असफलता पूरी तरह हमारी गलती है, तो हम निराश होकर हार मान सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें यह संतुलन समझना होगा। मेहनत जरूरी है, लेकिन किस्मत और जोखिम भी बराबर भूमिका निभाते हैं। सीखने का सही तरीका। लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता या असफलता को देखकर सीधे सीधे नकल या आलोचना नहीं करना चाहिए। किसी की सफलता से सीखने के बजाय हमें उस सफलता के सिद्धांतों को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थितियां हमारे जैसे नहीं होंगी। किसी की असफलता से हमें सावधानी लेनी चाहिए, लेकिन यह मानकर नहीं कि वही गलती हमारे साथ भी होगी। व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण। ठीक पहले अध्याय की तरह यहाँ भी बात दोहराई जाती है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी को किस्मत ने ऊपर उठाया, किसी को जोखिम ने नीचे गिरा दिया। दोनों इंसान होशियार और मेहनती हो सकते हैं, फिर भी उनके परिणाम अलग होंगे। किस्मत और जोखिम का संतुलित दृष्टिकोण। अपनी सफलता पर विनम्र रहें, माने कि इसमें किस्मत का भी हिस्सा है। दूसरों की असफलता पर दयालु रहें, माने कि इनमें उनके नियंत्रण के बाहर के जोखिम भी शामिल हैं। निर्णय लेते समय यथार्थवादी रहें, माने कि मेहनत और योजना के बावजूद अनिश्चितता बनी रहती है। इन सब से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की सफलता को पूरी तरह उनकी मेहनत का नतीजा मत मानिए। किसी की असफलता को पूरी तरह उसकी गलती मत समझिए। किस्मत और जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे आप उन्हें माने या न माने। वित्तीय निर्णय लेते समय यह स्वीकार करें कि अनिश्चितता खेल का हिस्सा है। विनम्रता। सफलता मिलने पर घमंड न करें, क्योंकि शायद आप सही समय और सही जगह पर थे। दयालुता। अगर असफल लोगों पर हंसने के बजाय यह समझें कि वे केवल जोखिम के शिकार हो सकते हैं। संतुलन। मेहनत करें, लेकिन यह भी जाने कि परिणाम पर पूरा नियंत्रण कभी आपके हाथ में नहीं होगा। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस्मत और जोखिम हमारे जीवन और निवेश की अनदेखी ताकतें हैं। सफलता में किस्मत का हिस्सा स्वीकार करें और असफलता में जोखिम का हिस्सा समझें। यही विनम्रता और संतुलन आपको लंबे समय तक टिकाए रखेंगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 के बारे में। कभी भी पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि हमारे पास चाहे कितना भी हो, हमें हमेशा और चाहिए। यही प्रवृत्ति लोगों को मेहनत करने, निवेश करने और बड़ा बनने की प्रेरणा देती है। लेकिन यह प्रवृत्ति उन्हें असंतोष, लालच और विनाश की ओर भी ले जा सकती है। रॉकफेलर और अन्य धनी व्यक्तियों का उदाहरण। लेखक बताते हैं कि इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जॉन डी रॉकफेलर के पास इतनी संपत्ति थी कि वह कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। फिर भी वह लगातार और पैसा जोड़ते गए, जैसे कि उन्हें डर हो कि अभी भी पर्याप्त नहीं है। आज भी अरबपति निवेशक या बड़े बड़े सीईओ यही मानसिकता रखते हैं। भले ही उनके पास इतना पैसा हो कि 100 पीढ़ियां आराम से जी सके, फिर भी वे और अधिक के पीछे भागते रहते हैं। रजत गुप्ता की कहानी। लेखक के समकालीन रजत गुप्ता, जो कि मैकिन्से के पूर्व सीईओ थे। गुप्ता अनाथालय से उठकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली कॉरपोरेट लीडरों में से एक बने। उनके पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति थी और समाज में सम्मानित स्थान भी।
लेकिन उन्होंने और अधिक पाने की चाह में इनसाइडर ट्रेडिंग किया और पकड़े गए। नतीजा ये निकला कि जेल की सजा, प्रतिष्ठा का अंत और समाज में अपमान। लेखक का सवाल है कि जब उनके पास पहले से ही इतना सब कुछ था तो उन्होंने यह जोखिम क्यों लिया। इससे यह पता चलता है क्योंकि उन्हें लगा कि जो कि उनके पास था वह पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त का अर्थ है, एक सापेक्ष शब्द है। किसी के लिए 10 लाख रुपए बहुत हैं, किसी के लिए 100 करोड़ भी कम हैं और किसी अरबपति के लिए 1000 करोड़ भी पर्याप्त नहीं। इसीलिए समस्या धन की मात्रा नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता है। अधिक पाने की दौड़ का खतरा। हमेशा अधिक पाने की चाह हमें जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लोग स्टॉक्स में ज़रूरत से ज़्यादा दांव लगाते हैं। लोग कर्ज लेकर आलीशान जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लोग रिश्वत, धोखाधड़ी या अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। आखिरकार यह लालच अक्सर उनका सब कुछ छीन लेता है। तुलना का जाल। पर्याप्त नहीं महसूस करने का सबसे बड़ा कारण तुलना है। हम अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या सहकर्मी को देखते हैं। अगर उनके पास बड़ी कार है तो हमें भी चाहिए। अगर उन्होंने नया घर लिया है तो हमें भी और बड़ा चाहिए। लेखक कहते हैं यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। संतोष ही असली संपत्ति है। अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा है, बल्कि वह है जिसे जो मिला है उसमें संतोष करे। पर्याप्त समझना मतलब कि आप यह जान लें कि मेरे पास वह सब है जो मेरी ज़रूरत और खुशी के लिए पर्याप्त है। और ज़्यादा की कीमत। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि और ज़्यादा पाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। पैसा तो मिल सकता है, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, रिश्ते और मानसिक शांति खो सकते हैं। देखा जाए तो रजत गुप्ता के पास पहले से बहुत था, लेकिन थोड़ी और की चाह ने उनकी पूरी छवि को मिटा दिया। सुरक्षित रास्ता और लालच। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने लिए एक सीमा तय करनी चाहिए। कितना पैसा या जीवन स्तर मेरे लिए पर्याप्त है, यह तय करना चाहिए। उस सीमा से आगे बढ़ने की चाह मुझे किसी खतरे में डाल सकती है। अगर यह सीमा हम तय नहीं करेंगे तो हम हमेशा लालच और असंतोष की गिरफ्त में रहेंगे। वास्तविक स्वतंत्रता। देखा जाए तो पर्याप्त का असली मतलब है स्वतंत्रता। अगर आपको हमेशा और चाहिए तो आप कभी भी आज़ाद नहीं होंगे। अगर आप संतोष करना सीख लें तो आप अपने समय, मानसिक शांति और रिश्ते को बचा सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि पर्याप्त नहीं की मानसिकता इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। तुलना करना इस समस्या को और बढ़ाता है। असली संपत्ति है संतोष और सीमाओं की समझ। अमीर बनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना कि कब रुकना है। इससे और भी हमें यह सीख मिलती है, अगर आपके पास ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने और सुरक्षित भविष्य के लिए पर्याप्त है, तो और पाने की लालसा आपको परेशान ही करेगी। कभी भी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता निवेश में भी खतरनाक है। यह आपको अंधाधुंध जोखिम लेने पर मजबूर करती है। जीवन में संतोष और संतुलन ही असली सफलता है। पैसे की असली समझ यह है कि आप जानें आपके लिए कितना पर्याप्त है। अगर आप हमेशा और की चाह रखेंगे तो कभी संतोष और शांति नहीं पा सकेंगे। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में, चौंकाने वाला चक्रवृद्धि। इस अध्याय में चक्रवृद्धि की शक्ति पर चर्चा करते हैं, जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं।
चक्रवृद्धि केवल वित्तीय निवेश में ही नहीं बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। चक्रवृद्धि का मूल सिद्धांत। चक्रवृद्धि का मतलब है कि समय के साथ वृद्धि पर वृद्धि। यदि आप किसी निवेश पर मिलने वाले लाभ को निकाल कर खर्च नहीं करते तो आप अगले दौर में आपका लाभ असली पूंजी और पिछले लाभ पर लगेगा। यही कारण है कि समय के साथ छोटे निवेश भी बड़ा मूल्य पैदा करते हैं। देखा जाए, यदि आप 1,000 रुपये निवेश करते हैं और हर साल 10% का लाभ मिलता है तो 1 साल बाद यह 1,100 होगा। लेकिन 10 साल बाद यह 2,593 रुपये हो जाएगा और 30 साल बाद यह लगभग 17,449 रुपये तक पहुंच जाएगा। यहाँ समय की लंबाई और लगातार निवेश चक्रवृद्धि की असली ताकत है। बड़े निवेशक और चक्रवृद्धि का जादू। लेखक बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। वॉरेन बफेट ने निवेश शुरू किया और जब वह सिर्फ 11 साल का था। उनका वास्तविक फायदा चालू दशकों में लगातार बढ़ते रिटर्न से आया, न कि किसी एक बड़े निवेश या स्मार्ट फैसले से। यह दिखता है कि सफल निवेशक चमत्कारिक लाभ पर भरोसा नहीं करते बल्कि समय और लगातार वृद्धि पर भरोसा करते हैं। छोटा फर्क और बड़ा प्रभाव। चक्रवृद्धि में सबसे दिलचस्प बात यह है कि छोटी शुरुआत और निरंतरता बड़े अंतर पैदा कर सकती है। यदि आप 5% रिटर्न और 10% की तुलना करें तो शुरुआती वर्षों में फर्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यह फर्क हजारों प्रतिशत में बदल जाता है। लेखक कहते हैं कि यह मानवीय मन को समझने में मुश्किल है, इसीलिए लोग अक्सर चक्रवृद्धि की शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। धैर्य और लंबी अवधि का महत्व। चक्रवृद्धि तभी काम करता है जब आप धैर्य रखकर लंबी अवधि तक निवेश करते रहें। अचानक लाभ पाने की चाह में लोग जल्दी पैसे निकाल लेते हैं। यह धैर्य का अभाव उन्हें चक्रवृद्धि के असली लाभ से वंचित कर देता है। देखा जाए, वॉरेन बफेट ने अपने जीवन का अधिकांश समय बाजार में निवेश किया। उनका बड़ा हिस्सा शुरुआती वर्षों में छोटा लगने वाला निवेश था, लेकिन समय और धैर्य ने उन्हें अरबों डॉलर तक पहुंचाया। चक्रवृद्धि केवल पैसों में नहीं है। लेखक कहते हैं, निवेश केवल चक्रवृद्धि से ही लागू नहीं होता। हर दिन थोड़ा पढ़ाई और सीखना वर्षों में गहरी समझ और विशेषज्ञता में बदल सकता है। यदि आप छोटी छोटी आदतें रोज अपनाएं, जैसे नियमित व्यायाम, बचत समय और काम, तो यह जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। रिश्ते में छोटे छोटे प्रयास और समझदारी समय के साथ विश्वास और सहयोग में बदल सकती है। इसीलिए चक्रवृद्धि का एक सिद्धांत है, न कि केवल गणित। लंबी अवधि की ताकत समझना मुश्किल है। हमारे दिमाग को यह समझने में दिक्कत होती है कि समय के साथ चक्रवृद्धि कैसे असाधारण रूप ले लेती है। देखा जाए तो अगर किसी निवेश ने 20 साल में 1% अतिरिक्त रिटर्न दिया तो यह आपको तुरंत बड़ा लाभ नहीं दिखाएगा, लेकिन 50 साल में वही 1% लाखों या करोड़ों का फर्क पैदा कर सकता है। लेखक इसे मानवीय दृष्टिकोण का भ्रम कहते हैं। हमें अक्सर तुरंत परिणाम चाहिए, जबकि चक्रवृद्धि धीरे धीरे चमत्कार करती है। चक्रवृद्धि की असली कहानी। चक्रवृद्धि की सबसे प्रेरक कहानी यह है कि अक्सर अंतिम वर्ष या दशक में बड़ा लाभ दिखाई देता है। बफेट ने अपनी संपत्ति का 95% 65 वर्ष के उम्र के बाद कमाया। इसका कारण चक्रवृद्धि और समय का संयोजन था। इसीलिए यह कहावत सही है, समय आपके पक्ष में हो तो छोटे निवेश भी चमत्कार करते हैं। धैर्य, सरलता और निरंतरता। लेखक बताते हैं कि चक्रवृद्धि का फायदा उठाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। धैर्य, परिणाम तुरंत नहीं आएंगे। सरलता, जटिल निवेश योजनाओं में उलझने से बेहतर है लंबे समय तक सरल निवेश करना। निरंतरता,
नियमित निवेश और बचत। ये आदतें आपकी संपत्ति, ज्ञान और जीवन की गुणवत्ता में अस्थायी बदलाव ला सकती हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि लंबी अवधि में चक्रवृद्धि निरंतर चमत्कार करती है। छोटी शुरुआत और निरंतर प्रयास बड़े परिणाम देती है। तुरंत परिणाम की लालसा चक्रवृद्धि की ताकत को कमजोर करती है। चक्रवृद्धि केवल वित्तीय नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि निवेश में ज्ञान या आदतें लगातार छोटे कदम के समय साथ बड़ा और अंतर पैदा करती हैं। यदि आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो चक्रवृद्धि काम नहीं करेगी। इसीलिए धैर्य, संतोष और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अपनाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। समय और निरंतर प्रयास चक्रवृद्धि की शक्ति को जन्म देते हैं। छोटे छोटे कदम जब लंबी अवधि तक लगातार लिए जाएं तो असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। धैर्य और निरंतरता ही असली वित्तीय और जीवन की सफलता की कुंजी है।